हाँ नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे पिछले अपने लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि ठोस अवस्था के एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। और पहले ठोसों के अपन ने प्रकार के बारे में देख लिया था कि आणविक ठोस क्या होता है और आयनिक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, उनकी प्रकृति अपने उसमें अवयवीकरण क्या है, उनके बीच में आकर्षण क्या है, आकर्षण है तो उनके बीच के उनके गलनांक कैसे होंगे, वो कठोर होंगे या मुलायम होंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में उनकी जो आपके विद्युत चालकता गुण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने जो आणविक ठोस है उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था अपन ने कि आणविक ठोस है उनके प्रकार है, जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस है, या आपका हाइड्रोजन बने आणविक ठोस है, उनके प्रकार वगैरह सबके बारे में अपन अध्ययन कर लिया था। और उस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल लेके अपन उसको अलग अलग करने का भी, जैसे मैंने बताया था कि इसको अलग अलग कीजिए, वर्गीकृत कीजिए, वो अपन ने उसके प्रैक्टिस सवाल भी कर लिए हैं। उसके बाद में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा है, कैसे क्या होता है, उसमें उनकी ज्यामिति कैसी होती है, उनका जो आपका शीतलन वक्र है वो कैसा होता है, उनकी जो आपके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, लघुप्रासी होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, या वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं या विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, इन सब का अपन अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उनका जो विदलन गुण है वो कैसा होगा। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे अपन ने। उसके बाद में हमने जो क्रिस्टल जालक क्या होता है उसके बारे में जाना था। क्रिस्टल जालक क्या है, एक कोष्ठिका किसे कहते हैं उनके बारे में जान लिया था। एक कोष्ठिका प्रकार देख लिए थे, 4 प्रकार देखे थे अपने, कौन कौन से थे। एक था एसएससी था, एक एससीसी, एक बीसीसी, एक एफसीसी और एक ईसीसी। 4 प्रकार के थे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और आपके दूसरा था आपका जो आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और तीसरा था आपका फेस सेंटर यूनिट सेल, और चौथा था आपका एंड सेंटर यूनिट सेल ईसीसी। कणों की संख्या कितनी होगी वो देख लिया था हमने। और उसके बाद में हमने इसके एक हमने देखकर फिर हमने ब्रेवे जालक के बारे में बात करी है। और इन एक कोष्ठिकाओं से जालक बनेंगे, उन जालक को अपन त्रिविम जालक का, और उनसे उनके बीच में एंगल क्या होंगे, उनकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, उसके आधार पर अपन ने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों के बारे में बात करी थी। उसको मैंने बताया था एग्जाम्पल से, उसके पैरामीटर क्या होंगे। इसी को क्रिस्टल के पैरामीटर कहते हैं। क्रिस्टल की 3 अक्षों पर एक कोष्ठिका के जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 3 अक्षों पर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, उनके बीच में कोण कितना है, उनके बारे में से उसके आधार पर हमने जो यूनिट्स आपके टोटल आपके जो जालक बनेंगे वो 7 प्रकार के जालक के बारे में चर्चा करी थी। वो जालक कौन कौन से थे। एक था घनीय जालक था, दूसरा था आपका द्विसम लंबाक्ष, फिर हमने विषम लंबाक्ष के बारे में पढ़ा, फिर हमने षटकोणी के बारे में पढ़ा, फिर हमने त्रिसमन्ताक्ष के बारे में पढ़ा, फिर एकंताक्ष और फिर लास्ट में तिरंताक्ष। इनके पैरामीटर बाकायदा क्या थे उनके बारे में देखने का प्रयास किया, हमने देख लिया। फिर इनके एग्जाम्पल क्या है और वो आपके वहाँ सवाल कौन कौन से पूछ जाते हैं बोर्ड में। ऐसे एग्जाम्पल से सवाल पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि CuSO4.5S2O कॉपर सल्फेट के पैरामीटर लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट जो है वो आपका किस प्रकार का क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल है आपका कौन सा, तिरंताक्ष है। पैरामीटर क्या है तो आपको पता हो, इनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, और एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं। एंगल मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, एंगल बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका तिरंताक्ष है। इसके एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट आता है, बोरिक अम्ल भी आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आता है, इनके एग्जाम्पल है। तो ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको, ये ऐसे पूछे त्रिसमन्ताक्ष का फिर आपके एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो पता होना चाहिए कैल्साइट है, CaCO3, सिनेबार है, HgS। ये जो एग्जाम्पल से पूछ ले वो पैरामीटर बताओ, इसके पैरामीटर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये यहाँ तक का पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब तो आपको वापस में थोड़ा सा उसमें यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा, क्योंकि यूनिट सेल का आगे थोड़ा भाग पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सिंपल रूप में आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा
कि एक पढ़ा था अपना SCC, क्या पढ़ा था? SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि ये आपका यूनिट सेल है, ये आपका यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में जो है कण होते हैं वो कहाँ पर है? कोनों पर कण है, ठीक है, प्रत्येक कोने पर कण व्यवस्थित है, ठीक है। कोने पर सब में, चाहे SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, चाहे ECC हो, कोने पर सब में कण है। अच्छा, कुछ बातों को मैं थोड़ा वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक कोने पर, चाहे SCC हो कोई सा भी हो, प्रत्येक कोने पर यदि मैं कहूँ कि प्रत्येक कोने पर कितना होगा, कण का कितना हिस्सा है, तो कोने पर कण का कितना हिस्सा होता है? 1/8 हिस्सा होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि एक कोशिका के प्रत्येक कोने पर कण का कितना भाग घिरा हुआ रहता है, ये कितना भाग अध्यासित रहता है, तो पता हो आपको कि 1/8 भाग घिरा हुआ रहता है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, ये कोना हो गया। उसके बाद में क्या बात करें, यदि मान लो कण आपके फेस के सेंटर पर हो, मतलब फेस मतलब फलक के केंद्र पर हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? जैसे मान लो इस बोर्ड को अपन फलक मान ले में, और यदि इसके सेंटर पर यहाँ पर कण हो, मान लो कण को क्या माना गया? ठोस गोला माना गया है, ठीक है। यदि यहाँ पर कण होगा तो अपने इस यूनिट सेल में उस कण का आधा भाग ही होगा। तो सवाल यह बन सकता है, प्रत्येक कोने पर कण का कितना भाग होता है? 1/8 भाग होता है। वहीं प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या स्थिति होगी? तो हम कहेंगे प्रत्येक फलक के केंद्र पर कण का होता है वो 1/2 भाग, मतलब आधा भाग रहता है, वो क्या रहता है? अध्यासित रहता है। ये बात आपको ध्यान रहे। अगली बात करें तो ऐसे केस में आपको ये बात पता हो, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, फलक केंद्र हो गया। अच्छा, मैं कहूँ कि काय के केंद्र पर कितना होगा? काय के केंद्र पर कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर काय के केंद्र पर होगा। यदि मान लीजिए इस होल के बारे में बात करें, होल के जो सेंटर है, इस होल के सेंटर के बारे में बात करें, सेंटर बिल्कुल बीच वाला हिस्सा हो गया, तो वो कण जो कण आया हुआ है वो तो उस कमरे में पूरा आया हुआ है, ठीक है, इस होल में पूरा आया हुआ है। इसका मतलब जो पूरी बॉडी के सेंटर पर होगा, ये काय के केंद्र पर जो होगा वो कण का पूरा भाग होगा। इसका मतलब क्या हुआ? काय के केंद्र पर कण का संपूर्ण भाग, मतलब पूरा एक कण होगा, पूरा अध्यस्त रहेगा। अर्थात इसका कोई भी हिस्सा अन्य यूनिट सेल में, अन्य एक कोशिका में, इकाई सेल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसी आपके यूनिट सेल में पूरा कण आपके उपस्थित रहता है, ठीक है। आपको यह भी पता हो, यदि किनारे के केंद्र पर कितना होगा? किनारे के केंद्र पर क्या हिस्सा होगा, कितना होगा? तो देखते हैं किनारे केंद्र पर कितना होगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये यूनिट सेल है, इसे किनारे पर यदि मान लो ये पूरी बॉल है, तो इस बॉल, जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है। यदि इस यूनिट सेल के इस हिस्से पर कण है, पूरा गोल कण आया हुआ है, ठीक है, तो एक यूनिट सेल ये है, तो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम यहाँ के केंद्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कण हुआ तो कैसे होगा? तो अपन क्या बोलेंगे, इस यूनिट सेल में उस कण का कितना भाग होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4। ये अपनी ओर इसमें कितना होगा? 1/4 इस वाले में, 1/4 उस वाले में, 1/4 इस वाले में। तो 4 यदि यूनिट सेल पास में है और एक पर आपके यूनिट सेल के किनारे केंद्र के दो, या भुजा के केंद्र पर के दो, बात एक ही है, तो कितना हिस्सा होगा इसका? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। तो ये आपको चारों बातें आपको पता हो, 1/4 किस में होता है? किनारे केंद्र पर होता है। दूसरी बात करें, यदि मैं कहूं कि पूरे काय केंद्र पर कितना होगा, तो आपको कहना है पूरा एक कण होगा। यदि फलक केंद्र पर कितना होगा, तो 1/2 होगा। और आपके प्रत्येक कोने पर कितना भाग होगा? 1/8 भाग होगा, ठीक है। या फिर बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल अक्सर बनता है कि एक कोशिका, ध्यान सुनिए बात को, एक कोशिका में फलक के केंद्र पर, ध्यान से सुनिएगा, फलक के केंद्र पर, तो आपको इमेजिन करना है कि फलक है तो वो आपकी एक साइड है, ये पूरी साइड है। इस फलक के केंद्र पर हुआ तो कण का कितना हिस्सा होगा? आधा कण तो उस वाले यूनिट सेल में चला जाएगा और आधा कण इस वाले यूनिट सेल में आ जाएगा। तो आधा इस वाले यूनिट सेल में आ गया तो कण का कितना हिस्सा अपने कमरे में हुआ? आधा हिस्सा हुआ। तो कितना भाग रहेगा? 1/2। कितना होगा? 1/2। वो परसेंटेज पूछ ले
तो आपको कहना है 50%। कितना परसेंट? कण का पूरा भाग 100% है, तो अपने कमरे में कितना हिस्सा होगा? तो परसेंट पूछ ले तो 1/2 नहीं लिख करके लिखना है अपने को 50%, प्रतिशत पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें चैप्टर वही है, अध्याय नंबर 1 ठोस अवस्था, जिसका वेटेज आप बता दिया था मैंने, 3 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। देखते हैं आगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका का घनत्व पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अपन पढ़ेंगे घनत्व कैसे निकालेंगे इसको, कैसे। ठीक है, आपको थोड़ी जानकारी हो तो मैंने इस बारे में पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि घनत्व क्या होता है। घनत्व अपन जानते हैं क्या होता है। अभी घनत्व होता है कोई भी अपन पदार्थ का घनत्व देखें तो घनत्व बराबर होता है आपके dy होता है m/v, द्रव्यमान बटावा आयतन। द्रव्यमान बटावा आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन। ठीक है, ये आपको ध्यान है ये। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं जिस किसी पदार्थ का घनत्व कम होगा, उसका मतलब क्या? घनत्व कम होना मतलब ये मान कम होना दिया, ये कम होगा। द्रव्यमान कम होगा तो वो वस्तु हल्की होगी, द्रव्यमान कम होगा मतलब वो द्रव्यमान पदार्थ का द्रव्यमान कम हल्का है। या ये ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसका संबंध ये व्युत्क्रम संबंध है। ये ज्यादा हुआ तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो हम घनत्व किसका निकाल रहे हैं? एकक कोष्ठिका निकाल रहे हैं। तो जिसका घनत्व निकाल रहे हैं उसी का द्रव्यमान आएगा, उसी का आयतन आएगा। भाई द्रव्यमान भी उसी का आएगा और आयतन भी उसी का आएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन? देखिएगा कि एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व क्या होगा? तो अपन क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन। क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो हमने बिल्कुल होगा वही फॉर्मूला लिख दिया है, कोई चेंज नहीं किया। केवल घनत्व जिसका निकाल रहे थे उसका नाम लिख दिया। एकक कोष्ठिका का घनत्व तो क्या हो गया? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। ये द्रव्यमान आयतन जानते हैं, एक कोष्ठिका ये भी जानते हैं क्या है? किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिज्यम में बारंबार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए तो उस छोटी इकाई को बोलते हैं यूनिट सेल, उसी को कहते हैं इकाई सेल, उसी को बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका और इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ये चारों नाम एक ही हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है और एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना है। ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि ये जो आपकी एकक कोष्ठिका है, ये जो आपकी यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, इस यूनिट सेल में मान लेते हैं कि इसके जो किनारे की लंबाई है वो a है। कितनी है? यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो a है। ठीक है, मान लिया अपन। ठीक है, अच्छा अब हम ये भी जानते हैं एक कोष्ठिका में कण है, तो ये कण मान लीजिए कण है, एक दूसरे को स्पर्श किया हुआ ये कण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चाहे मान लो एसएससी बात, सिंपल बात कर रहा हूं मैं, एसएससी के बारे में बात करें या बीसीसी बात करें या एफसीसी बात करें या ईसीसी बात करें, हमें ये तो जरूर पता है कि सब में कॉमन चीज यही है कि सब में जो कण है वो एक कोष्ठिका के कोने पर है ही, बिल्कुल है, उपस्थित है ही। तो मैं एक किसी का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ये भुजा आपकी पूरी पूरी ए है, मान लेते हैं पूरी पूरी भुजा आपकी ए है। ठीक है, ए है। अच्छा, कण को क्या माना गया? ठोस गोला। क्या माना गया? ठोस गोला माना गया। और गोले का कक्षा 10 में आपने अध्ययन किया ही है, गोला जिसका आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, वो सब बातें जानते हैं आप। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा। जैसे मान लो इस क्लास के अपन क्लास को यूनिट सेल मान ले। ठीक है, मान लिया हमने क्लास यूनिट सेल मान लिया।
तो इसका द्रव्यमान कितना है, क्लास द्रव्यमान कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्लास मान लो कुछ नहीं हो तो अपन क्या बोलेंगे, मान लेते हैं बाकी सब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको, आपके जो हवा के मॉलिक्यूल्स को अपन नगण्य मान ले में, अब बच्चों को अपन काउंट करें, क्लास मान लो 30 बच्चे हो। अब क्लास का द्रव्यमान कितना हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, क्लास में कितने बच्चे हैं इनटू एक बच्चे द्रव्यमान कितना है। अब हम ये मान के चल रहे हैं सब बच्चों का जो वजन, जो भार है वो एक ही समान है, द्रव्यमान एक समान है, मान लेते हैं एक ही है। तो कितनी संख्या है, जैसे मान लो मैं कहूं कि हर बच्चे का वजन 40 किलो है, तो कितने बच्चे हैं, 30 है, तो क्या करेंगे, कुल वजन कितना हुआ, तो 30 इंटू 40 बच्चे, टोटल 1200 केजी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम बोलेंगे एक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठिका में बताओ कितने कण हैं इंटू एक कण का द्रव्यमान क्या होगा। बिल्कुल समझ गए बात को, तो ये एग्जाम्पल उसी रूप में है, तो ध्यान समझिए बात को। तो हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या, कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या, किसकी संख्या, कणों की संख्या इनटू एक कण का द्रव्यमान, इनटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, राइट, ओके, अपॉन में क्या होगा, ठीक है, एक कोष्ठिका का आयतन, एक कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, वापस देख लीजिए, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है क्योंकि अच्छा ये है क्या, घनत्व किसका, एक कोष्ठिका का, तो मैंने क्या लिखा, द्रव्यमान बटा आयतन, किसका, एक कोष्ठिका का। ठीक है, अब एक कोष्ठिका द्रव्यमान निकालना है तो हमें जानना पता हो कि उसमें कण कितने हैं इनटू एक कण द्रव्यमान, सब कण समान आकार के हैं और कण को ठोस गोला माना गया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि बताओ द्रव्यमान कितना होगा, तो मैंने कहा बताओ कितने कण उसमें हैं, तो एक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या कितनी है इनटू एक कण का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब सुनो, हम मान लेते हैं, अब देखो लिख लेते हैं यहां पर, माना एक कोष्ठिका में कणों की जो संख्या है वो मान ली हमने z है, क्या है, z है। ठीक है, माना एक कोष्ठिका में कणों की संख्या z है तथा z बोल दिया, ठीक है, और एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई तथा एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, किसकी लंबाई, किनारे की लंबाई जो है वो मान लेते हैं a है, क्या है, a है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार घनत्व और घनत्व d मान लेते हैं। ठीक है, तो घनत्व d होगा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्ठिका में बस कणों की संख्या z इनटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन एक कोष्ठक का आयतन। यदि आपका इसको क्या है, घन है, क्या है, घन है। अब घन की एक भुजा a है, चूंकि हम सभी जानते हैं घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक जो एंगल है वो 90 का होता है। ठीक है, अच्छा ये a भुजा है, ये भी a भुजा है, ये भी a भुजा है, सब भुजा बराबर है, तो आयतन क्या होगा, घन का आयतन a क्यूब, भुजा क्यूब होता है, तो आयतन कितना हो जाएगा, एक कोष्ठक का आयतन, मतलब कण भुजा कितनी है इसकी, a भुजा है, सब भुजा बराबर है, तो इसका आयतन कितना होगा, a क्यूब, क्या बोल देते हैं, a क्यूब। ओके, तो d बराबर क्या हो गया, z इंटू एक कण का द्रव्यमान अपॉन a क्यूब। अब यहां पर हमें एक कण का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए एक द्रव्यमान कैसे निकलता है। अब एक चीज समझिए, यहां पर मैं कहूं कि इसको रख कर देते हैं इधर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर देखें तो हम ये पाएंगे कि यहां पर एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालें, अपन एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालें। तो पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। कंसेप्ट क्या है, आप बताइए मेरे को, सोडियम परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है,
बिल्कुल सही बात है कि सोडियम का 23 ही होता है। कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। 11 का लगभग डबल है उसका परमाणु भार है। ठीक है, अच्छा सुनो, तो मैं कहूं कि जैसे सोडियम एग्जाम ले रहा हूं मैं, जैसे सोडियम का कोई ले लो, सोडियम में कोई ले लो, अपन सोडियम एग्जाम ले लेते हैं। सोडियम का मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, 23 ग्राम। कितना है, 23 ग्राम है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान समझिए बात को, सोडियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 23 ग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए। अच्छा, परमाणु क्या है, एक ऐसा कण जिसको और छोटे भागों में नहीं बांट सकते, या एक ऐसा कण जिससे और छोटे भागों में, मतलब एक विभाज्य कण कह दो। अब जिसको विभाजित नहीं कर सकते, इतना छोटा सा कण, क्या उसका वजन 23 ग्राम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो सोडियम के एक परमाणु वजन 23 ग्राम नहीं है, तो वो है क्या, 23 ग्राम क्या है, एक परमाणु नहीं है, एक मोल परमाणु का है। कितने परमाणु का है, एक मोल, तभी नाम पड़ा है मोलर द्रव्यमान। क्या पड़ा है, मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है। कितना है फिर, सोडियम के एक मोल, मतलब एक मोल संख्या किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। जिस प्रकार एक दर्जन बराबर 12 होता है, जिस प्रकार एक महीना के बराबर 30 बराबर होता है, उसी प्रकार हमने कहेंगे एक दर्जन का मान 12 के बराबर है। उसी प्रकार एक मोल एक संख्या है जो कि अवगाद्रो संख्या कहलाती है, उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ सोडियम का मोल द्रव्यमान 23 ग्राम है। या मैं ये कहूं सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो किसके इक्वल है, बताओ किसके बराबर है, 23 ग्राम के बराबर है। बिल्कुल, मैंने ये बात कहूं बात एक ही है। यहां ये बात आ रही है सोडियम का मोलर द्रव्यमान जो 23 ग्राम है, या मैं ये कहूं सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है, बात एक ही है। मैं कहूं कि 7 दिन कहूं या मैं एक सप्ताह कहूं, बात एक ही है ना। मैं कहूं मेरे पास 12 सेब है या मेरे पास 1 दर्जन सेब है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो उसी प्रकार मोलर द्रव्यमान या मोल को मैंने संख्या में डिफाइन करके इस वजह से लिख दिया, राइट, ओके। इसका मतलब ये हुआ सोडियम के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो एक परमाणु कितना होगा, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना होगा 23 ग्राम बटावा कितना होगा, ये संख्या आएगी, कितनी आएगी 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। अब देखो ये 23 ग्राम क्या है, अब देखो मैं कह रहा हूं सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, 23 ग्राम क्या है, उसका परमाणु भार है, तो कैपिटल एम कह दो उसको, मैं कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है, और अवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या है, Na, क्या है Na, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो सोडियम की बात हुई, चाहे कोई भी परमाणु क्यों न हो, अपन उसके एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। देखो यहां ध्यान दीजिए, एक कण का द्रव्यमान, कण यदि परमाणु हुआ तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, उसके पूरे मोल द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे तो हमारे एक कण का द्रव्यमान आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पर क्या लिखूं, D बराबर, अच्छा एक सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान है वो m/Na हो गया, ठीक है। इसी के मान को मैं यहां पर रखता हूं, कहां रखता हूं, देखिए यहां पर एक कण के द्रव्यमान की जगह रखता हूं तो क्या रखूंगा, D बराबर Z इंटू एक कण का द्रव्यमान, चाहे मान लो सोडियम हो चाहे कोई हो, मैग्नीशियम हो, कोई परमाणु क्यों ना हो, कॉपर हो, Au हो, कोई हो, प्लेटिनम हो, कोई भी हो, तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो उसके मोलर द्रव्यमान में हम अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ Z तो अपनी जगह पर है, इंटू एक कण का द्रव्यमान है उसके स्थान पर रख देंगे अपन कैपिटल M/Na, राइट, इंटू यहां पर नीचे A क्यूब है ही है, A क्यूब हो गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो बोर्ड के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है कि एकक कोष्ठिका
या यूनिट सेल के लिए घनत्व का सूत्र परिकलित कीजिए, या घनत्व का सूत्र निकालिए या ज्ञात कीजिए, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। इसके और सवाल कैसे बनते हैं उसको चर्चा करते हैं, देखिए समझिए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर जेड क्या है, कणों की संख्या। हमने पहले ही बोल दिया था कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने कण हैं, तो कणों की संख्या को डिफाइन करने के लिए हमने पहले ही कह दिया जेड है, ठीक है। अब जेड का मान क्या होगा, अब देखो यहां पर मैं एक बात की स्पष्ट कर देता हूं कि यदि मान लो एससीसी हुआ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ, तो आपको पता है मैंने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, मैं इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पोर्शन आने वाला था, इसका संबंध है, और आप चूंकि घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे वापस रिवाइज भी कर दूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, कण कितने होंगे, एक कण होगा, ठीक है, एक कण है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एससीसी के लिए जेड का मान कितना होगा, जेड का मान हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार बीसीसी के लिए कितना होगा, बीसीसी के लिए कितना, बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसे बोलते हैं काय केंद्रित कह दो, और आप अंत केंद्रित भी कह सकते हैं। अंत और अंतीय उसमें अंतर है, अंत कह रहा हूं मैं, या आप काय केंद्रित कह दो, एक ही बात है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, आपके पेपर जो होगा बोर्ड का वो बाइलिंगुअल होता है, तो ऐसे केस में आप देख लें इंग्लिश में भी उसके टर्म किस तरह यूज ली है, ठीक है ना। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या है, कितना होगा, तो कण कितना होता है, एक कण तो होता है, कोने पर होता है, ठीक है, 1/8 1/8 1/8 8 कोने पर जगह रखा हुआ है, सब जगह पूरा रखा हुआ है, लेकिन उस एक अपने कमरे में कण का प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा है, 1/8 यहाँ पर है, 1/8 यहाँ पर है, तो 8 कोने में है। 1/8 को 8 बार जोड़ लो या 8 से गुणा कर दो, बात एक ही हुई, तो हमने बोल दिया एक कण तो कोने वाला हो गया। अच्छा, बीसीसी में कण कहाँ होता है, कोने पर तो होता ही है, इसके अलावा क्या होता है, बॉडी के सेंटर पर। और जो बॉडी के सेंटर पर होगा वो पूरा होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कण एक और एक कितना हो गया, 2। तो बीसीसी में से जेड का मान कितना हो गया, बीसीसी के लिए कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार एफसीसी के लिए कितना हो जाएगा, एफसीसी के लिए कितना हो जाएगा, एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसके लिए कितना होगा, तो एफसीसी के लिए कितना हो जाएगा, एफसीसी में कण कहाँ होता है, कोने पर तो होता ही है, तो एक कण तो वो हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, अच्छा फलक है तो फलक केंद्र पर कण का कितना हिस्सा है, 1/2 हिस्सा है, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, एक कण तो ये हो गया। एक इस वाले फलक पर, एक इस वाले फलक पर, तो एक कण ये हो गया। एक यहाँ फलक पर, एक यहाँ फलक पर, एक कण ये हो गया। तो एक भी यूनिट सेल में कितने फलक होते हैं, मतलब कितने किनारे आपके, कितने ये साइड होती है, 6 साइड होती है, 2 ये और 2 ये, 6 साइड है, और एक साइड पर आधा कण है, उस फलक पर आधा कण है, तो अपने कमरे में कितना है, आधा कण ही तो है, ये आधा कण, तो आधा कण और ये आधा कण, एक कण हो गया, तो 3 कण ये हो जाएंगे, और 6 आपके 8 कोने पर 1/8 हिस्से के हिसाब से कितना हो जाएगा, एक कण वो हो जाएगा। टोटल कण कितने हो गए, 4 हो गए। तो एफसीसी में कुल कणों से कितनी हुई, 4 हुई, तो जेड का मान कितना हो गया, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4, कितनी हो गई, जेड की वैल्यू 4 हो गई, राइट। तो ये पता होना चाहिए। तो जेड का मान ये दे रखा हो, भुजा दे रखी हो, भुजा यदि आपको है ना पिकोमीटर में दे रखी है, आपको सवाल मिलेगा उसमें पिकोमीटर में मिल सकती है, तो पिकोमीटर मिले, पिकोमीटर मतलब होता है 10⁻12 मीटर, ओके। देख लीजिए, कुछ रिलेशन लिख देता हूं मैं, देखिए यदि मान लो मैं कहते हैं 1 पिकोमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ओके। इसको सेंटीमीटर में रखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सेंटीमीटर मिले मीटर में, ठीक है। बेसिकली आपको सेंटीमीटर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर हो गया, या मीटर है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या बोलोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, 100 से गुणा कर दो, जैसे इतने मीटर है, इतने मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ, 10⁻12 है ही है, 100 को क्या 10 या 2 लिख सकता हूं। अब देखो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, आधार समान और गुणा में घातें जुड़ती है, तो आधार समान है, गुणा भी हो रहा है, तो घातें जुड़ेगी, तो 10⁻12 और प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, 10⁻−10, ओके। ये हो गया सेंटीमीटर, ओके। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, या 10⁻10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ओके।
इसी प्रकार एंगस्ट्रोम भी होता है, इसको बोलते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक आपका होता है एंगस्ट्रोम। यहाँ पर आपके एक एंगस्ट्रोम बराबर हो गया 10 की घात -10 मीटर। ओके, अब देखो 10 या 10 -10 मीटर कह दो, या मैं ये कहूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपके हो जाएगा ये, या मैं कहूं तो उस हिसाब से 10 की घात -10 मीटर है, 100 से गुना करोगे तो आपके -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान हो, ठीक है। अच्छा, ये जेड का मान बता दिया मैंने, ये होगा ए का मान एंगस्ट्रोम में, और आपके एंगस्ट्रोम में या पिकोमीटर में दे रखा हो तो इस रूप में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। एन ए का मान फिक्स है, विच इज इक्वल टू एन ए का मान आप ध्यान दें, एन ए का मान एन ए है अवोगाद्रो, एन है नंबर, एन ए अवोगाद्रो नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या है। 10 या 23 जो आपके है कणों की संख्या होगी, ये आपके अवोगाद्रो संख्या बराबर है। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। m का मान सबके अलग होगा, सोडियम के लिए 23 है तो सबके लिए, सिल्वर के लिए 108 होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए 27 होगा, ठीक है, ये सबके अलग है। तो मैग्नीशियम के लिए 24 है, तो ये सब का मान अलग है। तो ऐसे केस में m का मान देगा होगा तो d पूछ लेगा। अब सवाल सुनो कैसे पूछते हैं। एक कोशिका के किनारे की लंबाई आपको दे रखी है, जो भी मान लो 101 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, पिकोमीटर दे रखी है, जो भी दे रखी हो, ठीक है, दे रखी हो, तथा इसमें जो एक कोशिका है वो एक एससीसी प्रकार की है। कौन सा प्रकार की है? एससीसी प्रकार की है। यदि एक कोशिका का जो आपको बोल दिया कण जो है वो आपके मान लो एल्यूमिनियम के हैं, तो जेड का मान, एम का मान कितना हो गया? 27 हो गया। अच्छा, एससीसी कहते हैं जेड का मान 1 हो गया, ए का मान दे रखा है, एन का मान फिक्स है, तो डी का मान पूछ लेगा। एक बार ऐसा सवाल भी पूछा गया है कि डी दे रखा था, ए दे रखा था और एम पता था अपने को, हमें निकालना था जेड। उसने पूछा था कि दर्शाइए या प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ये दिए हुए आंकड़े जो हैं वो बीसीसी के हैं। कितने हैं? बीसीसी के हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, बीसीसी के लिए जेड का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यदि आपके आंसर में कैलकुलेशन में कहीं बड़ी संख्या आ रही हो तो आप बिल्कुल ऐसे लगभग करके आंसर लिख देना 2, तो मतलब समझ जाएंगे कि आपको ये पता है कि अब गुणा भाग उनको वहां नहीं देखते हैं कि पीछे आपने रफ कार्य में उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है। उतना टाइम नहीं होता है। बोर्ड वाले जो आपको कॉपी चेक करेंगे उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके कैलकुलेशन का भाग लिख दिया फिर कैलकुलेशन और चेक करेंगे उसने गुणा कैसे किया वो नहीं चेक करते हैं। कैलकुलेशन गुणा भाग की संख्या लिखी हुई है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें आपका आंसर भी सही है। जैसे बीसीसी के लिए बोला है कि दिए हुए आंकड़े बीसीसी के हैं, स्पष्ट कीजिए, या दिए हुए आंकड़े किस एक कोष्ठिका के बारे में प्रदर्शित करते हैं, तो आपको बोलना जेड का मान कितना आएगा? 2 आ रहा है आपका, तो ऐसे आपको बीसीसी बोल दिया है तो 2 लिखना है। दिए हुए आंकड़े किस प्रकार के एक कोष्ठिका के बारे में प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। फिर वहां पर जेड का मान यदि 4 आ रहा है तो आपको कहना पड़ेगा दिए हुए आंकड़े जो हैं वो फलक केंद्रित एक कोष्ठिका के लिए हैं, या दिए हुए आंकड़े हैं वो अंत्य केंद्रित एक कोष्ठिका के लिए हैं, या दिए हुए आंकड़े एसएससी प्रकार के जो है यूनिट सेल उसके लिए है, या आपके एसीसी प्रकार के लिए। ठीक है, बेसिकली एसएससी, बीसीसी और एफसीसी कंसीडर करते हैं। ईसीसी को रेयर केस में पूछते नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि एक कोष्ठिका के घनत्व अपन कैसे निकालेंगे, और आपस में हल्का सा रिवाइज कराता हूं, देखिएगा। सिंपल सी बात है, रटना नहीं है। देखो, एक कोष्ठिका घनत्व क्या है? घनत्व क्या होता है? डी। क्या होता है? m/v। अच्छा, घनत्व किसका? जैसे बर्फ का घनत्व निकालना है तो बर्फ का द्रव्यमान, बर्फ का आयतन, कोई भी वस्तु का निकालना हो तो उसका द्रव्यमान कितना, उसका आयतन कितना, उस भाग लगा दो, घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो घनत्व किसका निकालना है? अपने टॉपिक हेडिंग है अपने एक कोष्ठिका का घनत्व, हेडिंग अपने ये है, तो घनत्व जिसका निकाल रहा है उसी का द्रव्यमान आएगा, उसका आयतन आएगा, तो ये ले लिया हमने। अच्छा, अब हम ये जानते हैं द्रव्यमान एक कोष्ठिका में का द्रव्यमान कितना होगा, तो उसमें कण कितने हैं और एक का द्रव्यमान कितना है। तो मैंने कह दिया भाई एक कोष्ठिका में कण की संख्या कितनी है, मान लो जेड बोल दिया मैंने, अज्यूम कर लिया मान लो जेड है,
और एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालना था, मैंने कहा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है, तो मैंने कह दिया वो इतने कणों का द्रव्यमान 23 है, एक कण का निकालना था तो उसका भाग लग जाएगा। अच्छा मैंने इससे एक चीज तो स्पष्ट कर ली कि 23 जो है उसका अणुभार है और जो ये संख्या है वो n है, तो एक कण का द्रव्यमान कितना हो गया, m/n हो गया, तो m/n को मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। अच्छा अब मैंने कह दिया किनारे, अब एक कोष्ठ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो हमने बोल दिया वो आपके घन के आकार का है, ठीक है। अब घन की एक भुजा a दे रखी है, मान लिया मैंने कहा एक भुजा a है, तो उसका आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब होगा, तो मैंने बोल दिया a क्यूब होगा, ठीक है। तो फाइनली आपके जो फॉर्मूला डेराइव होकर आया सामने वो क्या है, d इज इक्वल टू जेड इंटू आपके m/a³ na, ओके। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रहे, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रहे और फॉर्मूला रटना भी नहीं है। अब थोड़ा एज्यूम करेंगे, देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज में पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। एक बार सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जहां भी आपको ये फॉर्मूला आपको वापस निकालने का प्रयास करें, इसमें कि फॉर्मूला निकालने में कि ये कैसे करना है, क्या है, ठीक है। डेरिवेशन सॉल्व बन सकता है, तो आपको ध्यान रहे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके पढ़ेंगे अपन संकुलन समता, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब पढ़ेंगे अपन संकुलन समता, इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन समता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, पीई शॉर्ट बोल देंगे, पैकिंग पीई क्या होती है पहले देखते हैं। संकुलन क्षमता, पैकिंग, जैसे मान लो पैकिंग मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक आपके पास में बॉक्स है, बॉक्स में आपने कांच की गोलियां भर रखी है, ठीक है। आप समझ रहे हो, आपको समझना पैकिंग क्या है ना। उस बॉक्स में कांच की गोलियां है ना जो भरी हुई है, कांच की गोलियां आपने बचपन में बहुत खेली होगी, ठीक है ना, ये डिब्बे में भरी हुई है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि कांच की गोलियां में डिब्बे में पूरी भरी हुई है, तो क्या कंचियों ने उस डिब्बे का पूरा आयतन घेरा हुआ है क्या? ऑब्वियस बात है, नहीं घेरा हुआ है। कंचियों में जो कुछ खाली जगह बची हुई है मतलब पैकिंग पूरी 100% नहीं हुई है। पैकिंग 100% नहीं, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ उस डब्बे का कुछ भाग अभी भी खाली है और बहुत कुछ हिस्सा है आपके जो आपके कांच की गोलियों ने भरा हुआ है, उसने घेरा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हिस्सा थोड़ा ऐसा भी है जो आपके कंचियों ने नहीं घेरा है, मतलब खाली है। इसे बोल दो रिक्त स्थान, रिक्त इंग्लिश में बोल दो वाइड, है ना, रिक्त स्थान उसमें है, ठीक है। तो क्या पैकिंग ज्यादा हुई है या कम हुई है, तो वो तो निर्भर करेगा कि पैकिंग जैसे मान लो कितनी सीमा तक हुआ, वो बाद में बात करेंगे। पैकिंग मतलब क्या हुआ, संकुलन क्षमता। अब देखो मुझे सब पैकिंग 100% करनी है, क्या करूंगा मैं, उस डिब्बे में मैं क्या करूंगा, थोड़ी रेत डाल दूं। क्या रेत, अब आपने डिब्बे को पहले हिलाया, जोर से हिलाया, फिर और जगह बन गई तो कंचियां आपने जो कांच की गोलियां वो डाल दी। क्या बताओ अब पूरा पैकिंग 100% हो गई है? नहीं हुई है। क्यों? कंचियां गोल है, जो कांच की गोलियां वो गोल है, उनके बीच में जगह रहेगी, तो पैकिंग अभी भी 100% नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि उसमें ये रेत भर लेते हैं, ये रेत भरेंगे तो रेत जाएगी नहीं जाएगी, बताओ? रेत जाएगी, बिल्कुल जाएगी, रेत में चल जाएगी। तो अब पैकिंग 100% हुई क्या? नहीं। अभी रेत के जगह होगी तो पानी डाल सकते हैं और डाल सकते हैं, तो पानी डाल के और रेत जमा सकते हैं, फिर और रेत डाल सकते हैं और पानी डाल के फिर पैकिंग को अपन बहुत हद तक उसके आयतन के लगभग इक्वल, वो भी पूरी इक्वल नहीं, लगभग इक्वल तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो क्या कहूंगा, किसी एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का वह हिस्सा या वह भाग या वह प्रतिशत जो कणों ने घेरा हुआ है या कणों के द्वारा घेरा गया है, उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। पैकिंग की क्षमता
ज्यादा कहाँ होगी? यदि मान लो एक वर्ग घन के आकार का मेरे पास बॉक्स है, उसमें चौक के मान लो उसमें कोई डिब्बे भरने हैं, मान लो जो अपने आपके मान लो पजल बॉक्स आता है जैसे खेलने का आता है, वो बॉक्स वो भरने हैं, तो क्या वो पूरे आयतन घेर लेगा? बिल्कुल घेर लेगा। तो उसकी पैकिंग हुई 100%। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी घन के आकार का जो है उसमें गोले आकार के गोल आपके जैसे कणों को भरा हुआ है, कण डाले हुए हैं या कंचों भरा हुआ है, तो एक बॉल को भरा हुआ है, तो कभी भी वो 100% पैकिंग नहीं होगी। चाहे आपने पूरा कैसे ही लाके डाल दिया उसको, पैकिंग नहीं होगी। सर जाइए, यदि कण आपने गोल डाले हैं तो ठीक है, ओके, अब समझिए बात को। चूंकि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, कण को ठोस गोला माना हुआ है, तो ठोस गोला माना हुआ है तो गोला तो ठोस है, तो ठोस के हिसाब से वो कणों का आपके वो कण उस एक कोष्ठिका में प्रवेश करेंगे, तो पूरी पैकिंग अभी 100% नहीं हो सकती। ओके, अब देखिए संकुलन क्षमता किसे कहते हैं मैं बोल देता हूं, आप समझ लीजिए। तो रटने का नहीं, बिल्कुल समझना है। पैकिंग की क्षमता कितनी, तो क्या बोलेंगे? पूरे आयतन में कितना कण आ गया। जैसे सूटकेस में कपड़े भरने हैं, कहीं शॉपिंग आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको सूटकेस पैकिंग करना है, तो अपन कैसे पैकिंग, उसकी पैकिंग अधिकतम होती है, क्योंकि उस समय ज्यादा बैग अपन कम से कम चाहते हैं कि कम से कम बैग हो, एक ही आपका बैग हो या दो, अधिकतम 2 बैग हो। ऐसे केस में अपन उसको ठूस के भर देते हैं, कपड़े पूरे भर दिए, फिर आपने कुछ बोतल वगैरह लिया, बोतल भी उसमें आपके जिसमें मान लो आपने टूथब्रश वगैरह सब लिया है, ये पेस्ट लिया, उसको यहाँ डाल दिया, जितना होता है अपन पूरा सूटकेस कवर कर लेते हैं। मैक्सिमम पैकिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं पैक कर लो। पैकिंग मतलब पैकिंग अपन किस तरह उसको भर दिया, ठीक है। तो वही बात यहां पर है कि संकुलन क्षमता मतलब ये हुआ कि कितना भर सकते हैं। तो किसमें भर सकते हैं, तो अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का वह हिस्सा, वह भाग जो कणों के द्वारा घेरा गया है, उस भाग के जो आयतन है उसको बोलेंगे अपन संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, कुल आयतन का कितना भाग है, ठीक है। तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे संकुलन क्षमता का परसेंटेज में कहें तो कैसा होगा? तो नीचे क्या आएगा? थोड़ा हिस्सा या जो कणों ने घेरा आएगा, या पूरा आयतन आएगा। पूरा आयतन में कुल कितना घेरा है? जैसे मान लो मैंने कहा आधा भरा है, तो आधा भरा मतलब ऊपर 50% भरा है, तो पूरा कितना होगा? 100 होगा। तो ऊपर कितना होगा? 50। तो 50/100 मतलब 1/2, तो 50% हो गया ना, वही बात है, ठीक है। यदि मान लेते हैं तो नीचे क्या आएगा? संपूर्ण आयतन, ऊपर क्या आएगा? कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा? अपन कह देंगे एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे में क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ओके, इनटू कितना हो जाएगा? इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखिए, सुनो, एकक कोष्ठिका में कणों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका में जो कण है वो कितने हैं इनटू एक कण का द्रव्यमान, ठीक है। एक कण का आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कण का आयतन कितना है, कितने कण हैं, वही बात थी। जैसे अपने एकक कोष्ठ का द्रव्यमान का घनत्व निकाला, तो अपने क्या बोला? एकक कोष्ठ का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठ का आयतन। द्रव्यमान कैसा? तो मैंने बोला कितने कण है इनटू एक कण द्रव्यमान। यहाँ आयतन कह रहा है, तो कितने कण इनटू एक कण का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब देखो सिंपली जो भी है अपन एक कोष्ठिका में जो भी हो, एससीसी है या बीसीसी है या एफसीसी है, उनको लेकर अपन बात करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत आपके काम आएगा। इसको मैं जनरली एक बॉक्स में ऊपर रख लेता हूँ, ये जनरल फॉर्मूला है, आप समझ गए होंगे। एक कोष्ठिका का कुल आयतन मतलब भुजा की लंबाई यदि a है तो आयतन कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप,
करते हैं, ठीक है। इसमें अपन पहले केस को लेकर बात करेंगे। इसमें अपन निकालेंगे SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका संकुलन क्षमता कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा आपके सरल घनीय के दो सरल घनीय या आद्य घनीय के दो सरल या आद्य घनीय एक कोष्ठिका घनीय एक कोष्ठिका सरल घनीय या आद्य एक कोष्ठिका के दो, सरल घनीय के दो या आद्य एक कोष्ठिका के दो, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में बोल देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में संकुलन कितनी होगी, संकुलन क्षमता कितनी होगी, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले बात तो आपकी चीज में दिमाग में ये चीज क्लियर हो कि SC में कण कितने होते हैं। तो SC में जैसे मान लो ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल है। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये यूनिट सेल है, ठीक है, ये यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कण इसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ इसको स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है और ये भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये यूनिट सेल है। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि जो कण है वो कहां पर है, कोनों पर है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कण छोटा है तो ये यहाँ पर है। देखो यूनिट सेल भी छोटी इकाई है, अपन फिर छोटी इकाई को बोर्ड पे शो करेंगे तो फिर कैसे आपको दिख नहीं पाएगा, उसको बड़ा करेंगे तो कण की साइज बड़ी हो जाएगी उस रूप में। तो देखो अब कण कहाँ होते हैं, कोने पर होते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ये तो ये आपके ये कोने पर हो गया, ठीक है, ये सेंटर है तो ये भी कहाँ हो गया, कोने पर हो गया। कितना कण हो गए। अब देखो मैंने कह दिया कि आपके ये जो कण है, ठीक है, ये आपके हर कण यहाँ पर कोने पर, यहाँ कण मान लो, फिर यहाँ कण मान लो, ठीक है, सब एक टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा हमने कह दिया कि है ना, इस ये मान लो कण को माना गया ठोस गोला माना गया, ठीक है, और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, माना एकक कोष्ठिका में कोष्ठिका में उपस्थित किनारे की लंबाई, उपस्थित किनारे या आप कह दो, ऐसा कह दोगे उपस्थित कणों को ठोस गोला माना गया है। क्या माना गया है, ठोस गोला माना गया है, ठोस गोला माना गया है, ठीक है। माना एक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या को, कणों को ठोस गोला माना गया है, ठीक है। तथा एकक कोष्ठिका के मान लो मैंने पहले बोल दिया इसकी किनारे लंबाई होगी थी a मान ली मैंने, ठीक है। इसी त्रिज्या मान लो r है, गोले त्रिज्या r है, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या r है, ये भी r है, ठीक है। तथा एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कितनी है, a है, तथा ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। क्या r हो तो हमने सब बातें स्पष्ट कर दी। जो कण है वो ठोस गोला है तो गोले का आयतन जानते हैं अपन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और उसकी किनारे लंबाई वो a मान ली, क्या मान ली, स्मॉल a मान लो, उसको स्मॉल a कह दिया, स्मॉल a है, ठीक है। इसको ऐसे याद स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ मान लो, इसको मैं इसलिए देता हूँ, यहाँ पर ये a है मान लो, ठीक है। ये सब भुजा बराबर है तो a ही है, स्मॉल a मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसमें कितनी पैकिंग होगी, ओके। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपस में लिख रहा हूँ, आप मान के चलिएगा कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा, परसेंटेज में एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या, मतलब कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100। अच्छा अब एक काम करते हैं, एकक कोष्ठिका में कणों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कितने कण हैं इंटू एक कण का आयतन कितना है। तो अपन क्या बोलेंगे,
चलिए ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों के द्वारा घेरा गया आयतन इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है, जो आपके जो कण के द्वारा हुआ है वो आपके कितना हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन, ओके। और अपन जानते हैं आयतन ठोस का जो गोला होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमने पहले ही बोल दिया है कणों की संख्या कितनी होगी। देखो एससीसी में क्या होता है, ये एससीसी बारे में बात कर रहे हैं, तो एससीसी में कणों की संख्या कितनी होगी, तो एससीसी में कणों की संख्या कितनी होगी बताओ, कणों की संख्या कितनी होगी। तो वहां पर क्या होता है, केवल कोने पर होते हैं, और प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है, और कोने कितने हैं, 8 है। तो उस अकॉर्डिंग कितना हो गया आपका एक कण, कितना कण हो गया, एक कण हो गया। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या एक कण है, तो ये 1 हो गया, इनटू एक कण का आयतन, कण को ठोस गोला माना गया है, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, इसका पूरा आयतन मतलब 1 से गुणा करोगे तो वापस वही आना है, तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। ये आयतन हो गया। और कुल आयतन कितना होगा, आयतन क्या, भुजा ए है, तो उसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, यहां पर अपन बोलेंगे एक कोष्ठक का कुल आयतन कितना होगा, तो अपन क्या कह देंगे, अपन यहां लेते हैं एक कोष्ठिका का कुल आयतन बराबर क्या होगा, भुजा क्यूब। ये जो आपकी कोष्ठिका है वो आपके घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो ऐसे केस में भुजा अपन ए माना हुआ है, तो ए का क्यूब मतलब ए क्यूब हो गया, राइट। आप सुनो, ये मान को सवाल रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो आपके इसमें रखेंगे, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे अपन, देखिए यहां तक कवर हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये पूरा कितना आ गया आपका, ये पूरा था, इसको ऊपर निकाला कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आपका पाई आर क्यूब अपॉन क्या हुआ, ए क्यूब इंटू 100, ओके। ये परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो चूंकि ए आर से कटेगा नहीं, देखो जो ए है वो आर से कटेगा नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, हमें ए और आर का रिलेशन यहां ज्यामिति से निकालना पड़ेगा, डेराइव करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो कण है वो केवल कोनों पर है, और एक दूसरे स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस कण की त्रिज्या और इस कण की त्रिज्या, या इस कण का पूरा कण का आयतन तो सब सेम ही है, या इस कण का पूरा डायमीटर या व्यास के दो वो उस भुजा के बराबर होगा, नहीं होगा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यामिति से क्या स्पष्ट हुआ कि आपके क्या हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा, 2r, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इस वैल्यू को अपन यहां रख देते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई का मान 22/7 के 2 इंटू आर क्यूब अपनी जगह पर है ही है, ठीक है, इंटू 100 अपॉन कितना, ए का मान हो गया 2r का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आपका पैकिंग एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू आपके 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3/7 हो गया। ये कितना होगा आपका 8r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो गया। और देखो 4 से कट जाएगा, कितने बार, 2 टाइम्स कट जाएगा,
2 से 22 कटेगा 11 बार, तो क्या होगा 1100 मतलब 1100 बटा हुआ कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो आपका आएगा 52.4, लगभग आपका 52.4% आएगा। ये आपके आ गया, ये आपका जो है 52.4% है। ये जो 52.4% आ रहा है वो आपके एससीसी में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, या मैं कहूं कि संकुलन क्षमता है वो 52.4% है, या ऐसा कह सकते हैं। अब सवाल ऐसे बन जाए, कई बार बहुत बार आपको आता होता है सवाल, फिर भी आप गलत कराते हैं। सवाल पूछते हैं बताओ एससीसी में रिक्तिका का आयतन कितना परसेंट होता है। रिक्ति अब परसेंट का तो यही सवाल बनता है, यही पर बनता है, आपको पता है। अच्छा, एससीसी में रिक्तिका का आयतन कितना परसेंट होता है। अच्छा बताओ, कणों ने कितना, मतलब पैकिंग हुई, मतलब क्या कणों ने आयतन घेरा है। अब कणों ने आयतन घेरा तो पैकिंग हो गई ना। अब खाली जगह पूछ रहा है तो जितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो परसेंट मतलब 100 में से इतना भाग मान लो कणों ने घेरा है, तो बचा हुआ भाग क्या होगा, बचा हुआ भाग रिक्तिका होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें 52.4% तो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, और जो रिक्तिका आयतन है वो होगा कितना होगा आपके 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 47.6, कितना हो जाएगा 47.6 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो आप पूरा ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वापस स्पष्ट कर देता हूं, देखिएगा संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, नंबर 1 सवाल। ठीक है, तो किसे कहते हैं आप ये समझ गए होंगे कि एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का वह भाग जो कणों ने घेरा हुआ है वो उसे बोलते हैं संकुलन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा संकुलन क्षमता उसको बोलते हैं, तो क्या हो गया, तो कैसे बोलेंगे, तो इसका परिभाषा क्या बनेगी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एकक कोष्ठिका में कणों ने कितना आयतन घेरा बटा कुल आयतन इंटू 100। अब कितना आयतन घेरा इसका मतलब क्या बोलेंगे, कुल कितने कण हैं, कुल कितने कण हैं, ये मान लिया अपने कण है वो जेड है, और एससीसी के लिए जेड, एससीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का आयतन के दो, आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होगा, भुजा मानी अपन ए मानी है, तो आयतन कितना होगा a क्यूब हो जाएगा, तो मैंने a क्यूब लिख दिया। ठीक है, ये a क्यूब लिख दिया। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला याद दिया मैंने। कण को ठोस गोला माना गया है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन कण को ठोस गोला माना गया है, जूम किया गया कि ठोस गोला है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ रख दिया मैंने, ये कण एक है, इस गुणा किया तो हो गया। फिर आपके भुजा a क्यूब है और a बराबर 2r, ये ज्यामिति से स्पष्ट हुआ। अब सवाल एक ऐसा भी बन सकता है, ध्यान दीजिए, एक आपका तत्व है वो एससीसी प्रकार के आपके कह सकते हैं एससीसी रूप में क्रिस्टलीकृत रहता है। एक तत्व है जो आपके क्रिस्टल जालक में एससीसी के रूप में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत रहता है। मतलब वो कह दिया, उसने स्पष्ट कर दिया कि जो व्यवस्था है वो एससीसी है, मतलब कण कण केवल कोने कोने बने हुए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब उसके किनारे की लंबाई दे रखी है, किनारे की लंबाई दे रखी है, तो बताओ कण की त्रिज्या क्या होगी, उसमें पूरा कुछ काम नहीं आएगा, केवल ज्यामिति काम आएगी। a बराबर क्या है 2r, a बराबर क्या है 2r। यदि आपके a बराबर 2r दे रखा है, स्वरूप कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ देख लें a बराबर 2r है, तो आपको a दे रखा r निकालना, r और क्या होगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल नीट में और आपके जेई आपके में सवाल पूछते हैं। कई बार ये होता है कि आपको आर से रिलेशन ध्यान होना चाहिए, आपको इमेजिन करना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्पष्ट किया था इस चैप्टर का एक बड़ी विशेष बात यह है कि आपको इसमें विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरह आपके ये सोचना पड़ेगा यहाँ a बराबर 2r कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये पता हो एससीसी में कण का है, कोने में है। अब कोने में है तो कोने पर कण है, कण की त्रिज्या कितनी है r है, गोला माना गया है, टच हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, a जो है और वो r और ये r, तो ये r और ये r 2r हो जाएगा, a बराबर क्या 2r हो जाएगा। यदि r दे रखा हो तो a पूछ सकता है, a दे रखा हो तो r पूछ सकता है, पता होना चाहिए, तो पूछ लेंगे। अब देखो एक तो ये हो गया सवाल, और एक 3 सवाल बन जाएंगे यहाँ से ना। देखो एक तो कहते हुए एससीसी सिंपल एक सवाल नंबर सवाल बना हुआ है, 2016 में सवाल बना हुआ है, बीएससीआर 2016 में सवाल बना हुआ है। एससीसी में आपके एससीसी में प्रत्येक कोने पर कण का कितना भाग होता है, तो आंसर कितना 1/8 भाग। एक बार सवाल बना हुआ है एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 52.4। अगर ऐसा पूछ ले एससीसी
एसएससी में आपके रिक्तिक आयतन कितना परसेंट होता है? रिक्तिक कणों का आयतन कह रहा है वो तो 52.4 है, रिक्तिक आयतन कितना है? वो 47.6 होगा। कितना होगा? 47.6 होगा। ठीक है, इसमें 100 में से घटा लेंगे, 47.6 हो जाएगा। किनारे की लंबाई दे रखी हो तो आपके त्रिज्या ज्ञात करने के लिए त्रिज्या ज्ञात होनी, अब पता होना चाहिए कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पूछ लिया और ये दे देवे या ऐसा कहते हुए कि एसएससी में आपके किनारे की एसएससी में कण की त्रिज्या दे रखी है, किनारे लंबाई ज्ञात करो। अच्छा ऐसा पूछ ले, कण की त्रिज्या दे रखी है, कण की त्रिज्या दे रखी है तो एसएससी प्रकार के यूनिट सेल में कण की त्रिज्या दे रखी है तो एक क्वेश्चन आयतन ज्ञात करो। तो वो क्या चाह रहा है? इसका आयतन क्या होता है? a क्यूब। अब a क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये भुजा चाहिए ना, और भुजा और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? a/2r होता है। तो अपन a निकाल लेंगे, a का क्यूब करेंगे तो आपके उसका आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। किस संकुलन क्षमता का सीधा डेरिवेशन पूछ सकते हैं, केवल इसका पूछ सकते हैं कि केवल एक नंबर का सवाल बनेगा तो केवल यदि ये पूछ लेगा कितना परसेंटेज वो पूछ सकता है, या वो इस रूप में a/2r के संबंध से कोई सवाल पूछ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि पूरा आयतन निकालो, तो हमें a पता होगा तब अपन पूरा आयतन निकाल पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आपका हो गया जिसमें अपन ने पढ़ लिया है एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी वो अपन जिन कर लिया है। अब बात करते हैं एफसीसी, फिर बात करेंगे बीसीसी के बारे में। इनमें क्या होता है एक बार समझते समझते देखिएगा।